हेलो, नमस्कार सभी को। और आज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज के क्रम में आज समझते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को समझा था कि गॉस थ्योरम कैसे अपने लिए बेनिफिशियल है, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि कोई भी चार्ज है जिस गॉसियन सरफेस के द्वारा इंक्लोज किया गया है तो उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मींस टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस is always equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, जितना चार्ज इनक्लोज किया गया है उसका 1 upon epsilon naught times का उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स के बराबर होता है। इसी एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडीज के लिए क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, आज का जो अपना टास्क है वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मींस कोई एक बहुत इनफाइनाइट लेंथ का एक रॉड कह लो या कोई एक वायर है, उस वायर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अब चूंकि ये कंडक्टर है अगर, तो चार्ज जितना भी दोगे आप वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ का है, इट मींस कि उसकी जो ये बेस है, ये वाली जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो निगलेक्ट हो जाएंगी। बट फिर भी हम अपने फायदे के लिए क्या है कि हमारे पास गॉस लॉ ये कहता है कि हम कोई भी एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें जो रिजेंबल करती हो उस सरफेस से। तो चूंकि अगर एक रॉड है वो एक सिलेंडर होगा और उसका छोटा सा पार्ट लोगे तो वो एक सिलेंडर होगा, तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। चूंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको डॉटेड दिखा पाऊं, बट आप इसको डॉटेड, जो सिलेंडर बाहर का बनाया जाएगा ये होगी आपकी गॉसियन सरफेस, इसको आप डॉटेड दिखा देना, जिससे ये फिगर आपका क्लियर हो जाएगा। अब करना क्या है आपको कि ये जो गॉसियन सरफेस इंक्लोज हुई है इसके अंदर जितना चार्ज इंक्लोज हुआ वो ही आपका फ्लक्स बनाएगा। मतलब इतना जो यहां से लेके यहां तक का जो वायर होगा वो ही फ्लक्स बनाएगा। हमने क्या किया कि जो सिलेंडर लिया, उसकी लेंथ, उसकी रेडियस को r ले लिया, उसकी लेंथ को l ले लिया, और फिर अब हम लगाते हैं गॉस थ्योरम को। पहले क्या करें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बताओ कि इस सिलेंडर की कितनी सरफेसेस हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है एक, टोटल सरफेस एरिया होता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, ये वाला। टोटल में अगर, तो ये वाले भी। हमें क्या है, टोटल से मतलब होता है, हमें किससे मतलब होता है, टोटल से। अगर मैं ये कहूं कि सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं जो यूनिफॉर्म है, एक ये और एक ये, 3 सरफेसेस के कारण अलग अलग फ्लक्स आपका आएगा। अगर हम उसको कहें आपसे कि टोटल फ्लक्स हेयर, टोटल फ्लक्स की बात करें, अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होगा फाई वन सरफेस के कारण प्लस फाई दूसरी सरफेस के कारण और प्लस फाई तीसरी सरफेस के कारण। तीनों सरफेसेस के कारण हमें देखना है कि फ्लक्स क्या है। अब फ्लक्स के लिए जो कंडीशन होती है, गॉस ने क्या कहा कि यार जो फ्लक्स का मेन डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जितनी फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितनी फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल होंगी वो फ्लक्स बनाएंगी, या सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी वो क्या बनाएंगी, फ्लक्स बनाएंगी। अब किसी सिलेंडर, जैसे ये वायर है, इसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, बाहर को निकल रही होंगी। ऐसा सोच सकते हैं इसके लिए आप लोग कि जैसे एक वो कंघा आता है ना, ब्यूटी पार्लर वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं, जैसे हेयर को कर्ल करना होता है, तो उसमें जो एक सिलेंडर के फॉर्म में बहुत सारे क्या निकले होते हैं, आपके जो स्पाइक्स निकले होते हैं, वो आपकी फील्ड लाइन से। तो अगर वो इससे बाहर निकलेंगी तो एक सिलेंडर से ऑल डायरेक्शन में वो बाहर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, वो ऑल डायरेक्शन से बाहर निकलेंगी। लेकिन अगर इस सरफेस के अलोंग बात करी जाए, सरफेस का नॉर्मल भी ऐसे होगा और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी, अगर कर्व सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है। तो अगर मैं इधर एरिया वेक्टर और लिख दूं कोई दिक्कत, तो आंसर है कि नहीं। अगर इस सरफेस की बात करें जो वन वाली सरफेस है, अगर मैं ये कहूं कि उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहां एरिया वेक्टर होगा और यहां क्या होगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिमिलरली अगर इस वाली सरफेस के लिए लिखना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी प्लस एरिया ऐसे होगा। एरिया अपना कैसे होगा, एरिया ऐसे होगा। अब हमें क्या है, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लगाते हैं। अगर अब वन के लिए अगर हम लिखेंगे तो E और A के बीच में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। तो क्या वो जीरो नहीं हो जाएगा, E डॉट ds जब लिखोगे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, E और A के केस में वो जीरो होगी। प्लस
φ2 को जब लिखेंगे इस वाली सरफेस के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, मींस कोई फ्लक्स मिलेगा वो होगा E इंटू ए। वो कितना होगा? E इंटू ए। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। ई ए cos थीटा हम लोग बाद में लिख लेंगे, cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो वो चीज E और A ही रह जाएगा। φ3 की बात करें तो E और A परपेंडिकुलर है, मींस ये भी क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई सिंपल सी कि ये फ्लक्स 0 क्यों है, ये और ये मतलब पहली और थर्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में जो एंगल हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 90 डिग्री हो रहा है और cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब फर्दर हमें पता चला कि जो टोटल फाई इफेक्टिव है वो है E इंटू ए। E इंटू ए की बात करें, अब E इंटू ए है। एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ तो कर्व्ड सरफेस एरिया इफेक्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो इसी को हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल। क्या होता है? 2 इंटू 2 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एल की बात करें या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 2 पाई आर एल होता है। अब अगर आपसे कहा जाए एल लेंथ है इसकी, अब आपसे कहा जाए कि भाई गॉस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, स्पेलिंग गलत लिख गई, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें मालूम है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मालूम है कि फाई जो वैल्यू होती है, फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसका यूज करें, अगर गौर करें, इस इक्वेशन को आप 1 मान लो, इस इक्वेशन को आप 1 मान लो और इसको आप 2 मानो, इन दोनों की वैल्यूज को रखने का प्रयास करें तो अगले नेक्स्ट पेज पे हम इसको देखते हैं कि अगले नेक्स्ट पेज पे क्या होगा कि अभी हमने कहा कि φ1 और मतलब जो ये फाई दोनों बराबर होंगे, फाई E ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और ये भी अपना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक अपने डेफिनेशन से निकाला और एक किससे निकाला? गॉस थ्योरम से निकाला। दोनों को अगर इक्वल करें तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। अब हमसे क्या पता है? हमें क्या पता है कि जो ये टोटल चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, तो ये एक लेंथ होगी ना, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। हमने पिछले वीडियो में आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंस फ्रॉम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपना डेंसिटी, कह लो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हो जाएगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू होता है अपना चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर इसी से हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। चार्ज बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। और अगर वो वैल्यू हम क्यू में रखें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जिसमें से जो चीज कट सकती है उसको काट दो, तो हमें पता है ये एल कट जाएगा, बाकी चीजें कटेंगी नहीं। अब जो चीज यहां जा सकती है उसको ऐसे लिख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू, या 2 पाई आर ना लिखे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना तो अपने फायदे के लिए इसी को ऐसे और लिखा जा सकता है कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, 2 का नीचे कर लें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो ऐसा पहली बात तो आंसर यहां तक करेक्ट हो गया। इसके बाद अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, बुक्स में नहीं लिखा मिलता है लगभग, तो E इज इक्वल्स टू, इसी को लिखा जा सकता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो वैल्यू निकल के आती है E अपॉन E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अब अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को आ जाए, कभी ऐसा आ जाए कि आपको इसका वेक्टर फॉर्म बताना है, तो चूंकि E का फॉर्मूला भी निकल के क्या आया है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब एक चीज गौर करो, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो है क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, यही किसकी डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर की। और एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है? नॉर्मल होता है।
एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम नॉर्मल वेक्टर का एन ले लें तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा वो एन कैप के साथ चलेगा। एन कैप क्या है, नॉर्मल ऑफ सरफेस, जो सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो एन कैप होता है। तो इतना आपको इस एप्लीकेशन के पर्पस, इस एप्लीकेशन में लिखना आना चाहिए। पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई वायर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ निकालो, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में ना आया हो एक बार रिपीट करना, आपको आ जाएगा। जो भी पूछना हो आपको, आप कमेंट करिए और प्रयास करिए, इसको शेयर करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूं तो प्रयास करिए, शेयर करिए। अगर आप इसको देखते हो तो जरूर शेयर करो और पढ़ते रहो। जो ना समझ में आए बिल्कुल पूछो, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। थैंक यू।